नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव ऑनलाइन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर। और दोस्तों, आज जो है हम, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इतिहास देखेंगे। तो इतिहास में जो है हमारे एग्जाम पर्पज से जो महत्वपूर्ण है वो है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में हम जब इतिहास की बात करेंगे आपसे, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इतिहास जो है, इतिहास शब्द एक प्रकार का निकला है, वो निकला है आपके ग्रीक वर्ड से। किसे निकला है? ग्रीक शब्द है या ग्रीक भाषा का शब्द है। और जिस शब्द से निकला है इतिहास, उस शब्द का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है दोस्तों? हिस्टोरिया। यानी कि आपसे पूछे कि इतिहास की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, तो जो है ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द जो है हिस्टोरिया से हुई है। ग्रीक या आप इसको क्या कह सकते हैं? यूनानी भी कह सकते हैं। ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है। और इस हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? तो इस हिस्टोरिया का मतलब होता है खोज या छानबीन करना। क्या करना? खोज या छानबीन करना। यानी कि खोज या छानबीन करना, किसी वस्तु को या किसी घटना के बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन करना, वही आपका क्या कहलाता है? हिस्टोरिया। और वही से शब्द निकला आपका कौन सा? इतिहास। अब दोस्तों बात यह आती है कि हम खोज या इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार की घटनाओं की कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हिस्ट्री का संबंध जो है हमारे अतीत की घटनाओं से होता है। किससे होता है? अतीत की घटनाओं से। तो हिस्ट्री का संबंध जो है, जितना भी आप देखेंगे, उसका संबंध किससे होगा? अतीत की घटनाओं से संबंध है। किससे संबंध है? अतीत की घटनाओं से जो है हिस्ट्री का क्या है? संबंध है। इस चीज का ध्यान रखना, अतीत की घटनाओं से इसका क्या होगा? हमेशा संबंध होगा। अब दोस्तों बात यह आती है, क्या अतीत की उन सारी घटनाओं को हम इतिहास कह सकते हैं जो अतीत में घटित हुई है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अतीत की केवल उन्हीं घटनाओं को हम जो है इतिहास कहेंगे जिन घटनाओं की हमारे पास लिखित साक्ष्य है, जिन घटनाओं का हमारे पास जो है विवरण है, तिथि युक्त विवरण है, उन्हीं घटनाओं को हम जो है क्या कह सकते हैं? इतिहास कह सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, इतिहास का आपके वर्तमान और भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता। इतिहास केवल क्या से संबंधित है? अतीत से संबंधित है। इस चीज का ध्यान रखना। तो जो है अतीत की घटनाओं के संबंध में इतिहास में बात करता है। और सबसे पहली बात कि जो है इतिहास शब्द जो है ये बना है आपके किसे? हिस्टोरिया से, जिसका अर्थ खोज या छानबीन होता है। अब बात करेंगे आपके सामने जो है इतिहास की सबसे पहली पुस्तक के बारे में, है ना, किसने लिखी थी। तो दोस्तों ग्रीक भाषा में जो है एक बहुत ही विद्वान हुए हेरोडोटस। ये हेरोडोटस जो है, इन्होंने इतिहास की प्रथम पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक का नाम था, आपकी प्रथम पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। इतिहास की प्रथम पुस्तक कौन सी है दोस्तों? हिस्टोरिका, जिसे किसने लिखी है? हेरोडोटस ने। इसीलिए हम हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इतिहास का पिता। क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास के पिता कौन है? फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इसे ध्यान रखना। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि इतिहास जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है या यूनानी भाषा का शब्द है, जो किससे निकला है? हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खोज या छानबीन होता है। अच्छा, खोज और छानबीन किसकी? अतीत की घटनाओं की। यानी कि हिस्ट्री जो है किससे संबंधित है? अतीत की घटनाओं से संबंधित है। तो क्या अतीत की वो सारी घटनाएं इतिहास कहलाती है जिनको हम जानना चाहते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अतीत की वही घटनाएं जो कैसी हैं, जिनकी हमें जो है क्या है? जानकारी है। कैसी जानकारी है? तिथि युक्त है। कैसी है? तिथि युक्त है। इन्वेस्टिगेशन तो हमने की है, लेकिन वो प्रमाणित होनी चाहिए, तिथि होनी चाहिए, तभी हम उसको जो है अतीत में क्या कहेंगे? इतिहास में हम उनको जो है क्या कहेंगे? जो है हिस्ट्री कहेंगे। इसके अलावा जितनी भी है वो सारी किंवदंतियां है, आपका पास्ट है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, वो केवल अतीत है। आपका ध्यान रखना, यदि तिथि नहीं है, विवरण नहीं है तो। चलो अब हम बात करते हैं इतिहास को जानने के स्रोत क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इतिहास को जानने के मोटे तौर पे जो है 3 स्रोत माने गए हैं। मैं उन तीनों की आपके सामने जो चर्चा करूंगा। तो मैं थोड़ा सा जो है इधर ये मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, इतिहास के स्रोत हम क्या देख रहे हैं? स्रोत देख रहे हैं इतिहास के या हिस्ट्री को जानने के। इस हिस्ट्री को जानने का हम क्या देख रहे हैं? स्रोत देख रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, पहला स्रोत जो है हिस्ट्री में वो है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक
पुरातात्विक स्रोत। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत वो है जो हमें जो है कई प्रकार के अवशेष हैं, कोई स्मारक है, कोई अभिलेख है, और कई प्रकार के सिक्के हैं, कई प्रकार की मूर्तियां हैं, वो सारे के सारे जो है क्या कहलाएंगे? आपके पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मैं आपको कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी मुझे प्राप्त करनी है, तो मुझे किस पर निर्भर रहना होगा? तो वहां से प्राप्त अवशेषों पर निर्भर रहना होगा, वहां से प्राप्त उपकरणों पर निर्भर रहना होगा। तो ध्यान रखना चीज का, पुरातत्व के अंदर हम जो है किसको शामिल करते हैं? अवशेष हो किसी प्रकार के, फॉसिल्स हो किसी प्रकार के, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका जो है अभिलेख हो किसी प्रकार का, क्या हो? अभिलेख हो। और क्या हो सकता है? और आपकी जो है मूर्तियां हो कोई प्रकार की, क्या हो? मूर्तियां। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका जो है वो हो सकता है आपके सिक्के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सिक्के। जैसे मैं अभिलेखों की बात करूं तो अशोक के अभिलेख जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, तो वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ध्यान रखना, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि उसमें मौर्य काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति क्या थी। जैसे ये सिक्के हैं, हमें कई सारे है गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त के सिक्के मिलते हैं, उससे हमें जो है समुद्रगुप्त की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है, समुद्रगुप्त किस प्रकार के नेचर का था, कई बार कई जगह जो वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है ना, वो सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है। जैसे मैं मूर्तियों की बात करूं तो जो है कई सारे जो है हमें विदिशा का जो है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो है विदिशा में स्थित है, उसे हमें जो है हेलिडोरस के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं रिलेवेंट किससे हैं? हिस्ट्री से हैं, जो पुरातात्विक स्रोतों का आधार है। इस चीज का ध्यान रखना। फिर दूसरा स्रोत क्या हो सकता है? दूसरा स्रोत हमारे सामने है साहित्यिक स्रोत। कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। इस चीज का ध्यान रखना। साहित्यिक स्रोत की जब हम बात करेंगे तो हम इसमें दो प्रकार के साहित्य रखते हैं। कितने प्रकार के साहित्य रखते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो देखना, एक साहित्य होता है आपका जो है धार्मिक साहित्य। कौन सा साहित्य? धार्मिक, जिसको हम जो है ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण साहित्य, धार्मिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य। ये कौन सा होता है भैया? तो आप जितने भी वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? धार्मिक या ब्राह्मण साहित्य में आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका गैर धार्मिक साहित्य। कौन सा होता है? गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है। इसमें कौन सा आता है? ठीक है, तो इसमें जो है आपका आपके कालिदास द्वारा रचित साहित्य है ना, और आपका जो है विष्णु पुराण जो है, सॉरी आपने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां हैं जैसे, है ना, और आपके जो है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास वाला कह सकते हैं आप, और भी कई सारे जो लौकिक साहित्य जो आम लोगों ने लिखा है, धार्मिक के साथ साथ उसको क्या कह सकते हैं? लौकिक भी कह सकते हैं, जो किसी भी तरह का ब्राह्मण साहित्य नहीं है, गैर धार्मिक है, लोगों द्वारा लिखा गया है किसी राजवंश में रह के, तो वो सारा का सारा जो है साहित्य क्या कहलाएगा? आपका गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लौकिक साहित्य। चाहे वो दंडी ने लिखा है, चाहे वो कात्यायन ने लिखा है, चाहे जो है आपकी कालिदास ने लिखा है, चाहे जो है और किसी ने कोई साहित्य लिखा है, तो वो सारा का सारा किसमें आएगा? लौकिक में आएगा, ध्यान रखना। तो साहित्यिक स्रोत हो गए। तीसरा होता है आपका जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर, है ना, यानी कि विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत। विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत, है ना। विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत जो है जितना भी, वो सारा भी क्या है? हमारे यहाँ जो है इतिहास जानने का क्या है? स्रोत है। कैसे? जैसे मैं आपसे बात करूं फाहयान, मैं आपसे बात करूं हैनसांग, मैं आपसे बात करूं इब्न बतूता, ये सारे के सारे विदेशी यात्री भारत में आए और इन्होंने जो है उसमें भारत की तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और वहां के राजाओं के द्वारा शासन करने की शासन पद्धति के बारे में बताया। वो सारा विवरण भी हमें जो है किसके सहायक है? इतिहास के स्रोत के रूप में सहायक है, या इतिहास जानने के रूप में सहायक है। जैसे फाहयान ने लिखा कुफुओ की, है ना, यात्रा वृत्तांत, हैनसांग ने लिखा सीयू की, इब्न बतूता ने लिखा रेहला, है ना, ये आया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो ये सारी चीजें जो है आपको कहीं न कहीं विदेशी यात्रियों, जैसे मैगस्थनीज की इंडिका, है ना, मैगस्थनीज की इंडिका, तो ये सारे विदेशी
तो दोस्तों जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, विदेशी यात्रियों में जैसे मैगजीन की इंडिका जो है, उसमें हमें भारत के तत्काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो है क्या है, इतिहास जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब दोस्तों बात ये आती है, आपको ध्यान क्या रखना है, हमने इतना पढ़ा, इसमें समझना क्या है? समझना यही है कि इतिहास में यदि इन 3 कसौटियों को यदि कोई चीज पूरी करती है, क्या पुरातात्विक स्रोत होना चाहिए, साहित्यिक स्रोत होना चाहिए, विदेशी यात्रा वृत्तांत, इनमें से कोई एक ही हो भले, है ना। इन 3 कसौटियों में से कोई एक ही कसौटी क्यों ना हो, यदि वो पूर्ण रूप से पूरी करती है ये शर्त, तो वो फिर आपका क्या है? इतिहास है। यदि इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो वो इतिहास नहीं है, वो केवल क्या है? वो आपका केवल अतीत है। इसी का ध्यान रखना। तो इतिहास में जानने सबसे समझने वाली बात क्या है कि इतिहास के स्रोत के रूप में यदि इतिहास हम किसे कहेंगे तो इन 3 कसौटियों में से किसी एक को पूर्ण करना जरूरी है ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो है इतिहास के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं अपने जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि इंडियन हिस्ट्री क्या है, वास्तविकता में आपको क्या पढ़ना है, उसमें से किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, ऐसा है, इंडियन हिस्ट्री एक जो है बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है और इंडियन हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो आज मैं आपको सारा ट्री समझा दूंगा कि किस तरह से जो है इंडियन हिस्ट्री के जो है आपको पढ़ना है और क्या कंसेप्ट है जो आपको पहले क्लियर करके रखने हैं, ताकि उसके बाद हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा पढ़ना करना। तो हम उस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और मेरा प्रयास मैक्सिमम यही रहेगा कि मैं आपको इतना सहज और सरल भाषा में समझाऊं कि आपको हर एक चीज जो है, आपका हर एक डाउट जो है क्या होता रहे, क्लियर होता रहे। क्या होता रहे? क्लियर। इस चीज का ध्यान रखना, मेरा प्रयास यही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जब मैं इतिहास की बात करूं आपके सामने, इतिहास की मैं बात करूं आपके सामने, तो अब मैं इतिहास ले रहा हूं आपके सामने, वो है भारत का इतिहास। किसका इतिहास? भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास की अपन बात करें यदि, तो भारत का इतिहास पढ़ने के लिहाज से जो है हमने इसको कई भागों में डिवाइड कर रखा है ना। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो हमें जानना है वो क्या है हमारे सामने, वो देखते हैं अपन भारत का इतिहास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का इतिहास को बांटा गया है जिस हिसाब से, जो जिस तरह से डिवाइडेशन किया गया है वो है, एक तो है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत जिसे आप एंशिएंट इंडिया कहते हैं। एक है आपका जो है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो इसको आप कहते हैं मिडिवल इंडिया। और तीसरा जो है इसमें बांटा गया है वो है आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास। कौन सा? आधुनिक भारत, जैसे आप मॉडर्न इंडिया कहते हैं, है ना। आजकल जो है एक और डिवाइडेशन किया गया है, एक और तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, और वो तरीका है, मैं आपको थोड़ा यहां लिख देता हूं, वो है आपका जो है समकालीन भारत। कौन सा है? समकालीन भारत, कंटेम्परेरी इंडिया, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे मोटे तौर पे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से, इस क्वेश्चन से ही आते हैं। कई बार जो है कुछ बड़े एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस वगैरह जो है उसमें यहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सारा कवर करेंगे, वैसे मैक्सिमम मेरे प्रयास यही रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि भारत के इतिहास को जानने के लिए आपको कितने भागों में डिवाइडेशन करना पड़ेगा। मोटे तौर पे 4 भागों में। प्राचीन भारत जिसे हम एंशिएंट इंडिया कहते हैं, और मध्यकालीन भारत मिडिवल इंडिया कहते हैं, और तीसरा जो है आधुनिक भारत जिसे मॉडर्न इंडिया कहते हैं, और समकालीन या कंटेम्परेरी इंडिया जो है ये समकालीन भारत है। ठीक है। अब देखिए इनके कालक्रम का निर्धारण बेहद जरूरी है। इसका निर्धारण जरूरी, कालक्रम का, और इसका और कहां कहां किस प्रकार डिवाइडेशन हो रहा है उसके बारे में भी जानना हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपसे सामने बात करूंगा प्राचीन भारत की। इसकी बात करूंगा आपके सामने, प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत की यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो कौन कौन से हम देख लेते हैं एक मिनट। तो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है,
और तीनों का बारे में जो है मैं आपको विस्तार से जानकारी बताऊंगा और देखेंगे किस तरह जो है भारत का डिवाइडेशन किया गया है प्राचीन भारत के इतिहास का। सबसे पहले प्राचीन भारत में पहला काल आता है, वो है प्रागे ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है भैया? प्राग ऐतिहासिक काल। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा आएगा आपका, वो आएगा आधे ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? आधे ऐतिहासिक काल, है ना? इस चीज का ध्यान रखना, आधे ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो होता है वो है आपका ऐतिहासिक काल। कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तीन तरह से डिवाइड किया मैंने प्राचीन भारत को, प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा कौन सा किया? ऐतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं आपके जो है, इंग्लिश में इसको कहते हैं आपके प्री हिस्टोरिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक काल और हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और जो है आपका इसमें कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन फिलहाल जो है अपन को मैक्सिमम फोकस रखना है वो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ही मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं, तो वो सारी चीजें उनके लिए की गई है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को जो है वो किस काल को हम जो है प्राग ऐतिहासिक काल मानेंगे? सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न आता है वो ये है कि हम कौन से काल को प्राग ऐतिहासिक काल मानेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है वो काल जिसका हमारे पास कोई या किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं है ना? तो इसका बारे में क्या ध्यान रखना है आपको कि लिखित साक्ष्य नहीं, क्या ध्यान में रखना है आपको? लिखित साक्ष्य नहीं। तो हम यहां का इतिहास कैसे जानेंगे? तो हमें जो है पुरातात्विक सामग्री या उपकरणों पे जो है क्या करना पड़ेगा, या सामग्री पे जो है हमें क्या मिलेगी इसकी है ना? तो ये हमने प्रागैतिहासिक बारे में देखा। हालांकि मैं इसके पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा आगे, हम इसका वापस नए सिरे से, ये तो एक ट्री है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम इसके कालक्रम का निर्धारण करेंगे, कौन से काल को क्या कब माना गया है, सारा कुछ बताएंगे आपको। और फिर हम कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको जो है पूरा बताया जाएगा किस टाइप से जो है प्रागैतिहासिक काल था, उसमें आदि ऐतिहासिक क्या था, ऐतिहासिक क्या था, वो सारा देखेंगे अपन। ठीक है ना? तो जो है इसका भी वापस डिवाइडेशन होगा, ये तो एक बेसिक जानकारी है। चलो, तो हमें प्रागैतिहासिक के बारे में ये पता चला कि प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जब हमारे पास उस काल का कोई लिखित साक्ष्य है नहीं, और मानव एक आदि मानव था, यायावरी जीवन जीता था, बर्बर था, असभ्य था, उस काल की बात कर रहे हैं हम। और उपकरणों पे जो वहां मिले खुदाई में, उपकरणों के आधार पे हमने जो इतिहास को अलग अलग कालखंड में बांटा है या डिवाइडेशन किया है, डिवाइडेड किया है। चलो, अब आधे ऐतिहासिक क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, मानव यहाँ जो है, यहाँ से थोड़ा सभ्य होकर यहाँ आएगा और उसको लिपि का ज्ञान हो जाएगा। किसका ज्ञान हो जाएगा? लिपि का। तो ध्यान रखना, इस काल की दो बातें आपको ध्यान में क्या रखनी है। एक तो जो है आपको ध्यान रखना है कि लिखित साक्ष्य है, क्या है? लिखित साक्ष्य। और दूसरी चीज जो है आपको, लिखित साक्ष्य होने के बावजूद भी जो है हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। हम क्या नहीं कर पाए हैं? उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो फिर हमें इतिहास से जानना है इस कालखंड का, तो क्या करेंगे हम? तो हम फिर जो है उपकरणों या सामग्री पे जो है क्या करना पड़ेगा? निर्भर रहना पड़ेगा। उपकरण या जो है सामग्री पे जो है क्या रहना पड़ेगा? खुदाई में प्राप्त सामग्री पे जो है या पुरातात्विक साक्ष्यों पे जो है क्या रहना पड़ेगा? निर्भर। तो उस काल को हम क्या कहेंगे? आधे ऐतिहासिक। याद है कि आधे ऐतिहासिक का मतलब हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि वो काल जब मानव लेखन शैली से परिचित है, लेकिन हम उस लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। यानी कि उस काल की लिपि जो हमें खुदाई में प्राप्त हुई है उसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो मानव लेखन शैली से परिचित है, लेकिन हम उस काल की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हम जो है इसको क्या कहेंगे? आधे ऐतिहासिक काल। तो फिर दोस्तों ऐतिहासिक काल क्या होगा? उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना? ऐतिहासिक काल का मतलब है यहाँ पे कि वो काल जिसके हमारे पास सामग्री भी प्राप्त है, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, और उनको हम लिखित साक्ष्य को अच्छे या भली भांति से पढ़ सकते हैं। यानी कि इस काल का मानव लेखन शैली से भी परिचित है, और जो है वहां से प्राप्त सामग्री या लेखन शैली को हम भी पढ़ सकते हैं।
चलो, ये ऐतिहासिक काल है जिस काल में मानव क्या हो जाता है, लेखन शैली से परिचित। चलो हम बात करते हैं लेखन शैली से परिचित। तो दोस्तों ये बात हुई, हमने देखी कि प्राचीन भारत के इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है, वापस 3 भागों में बांटा। इस चीज का ध्यान रखना, प्राचीन भारत के इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो है आपके सामने, वापस मैं आप ले चलूंगा आपको, वो ले चलूंगा प्राग ऐतिहासिक काल में। किसमें ले चलूंगा, प्राग ऐतिहासिक काल में। इस प्राग ऐतिहासिक काल की यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो मैं इस काल को वापस जो है 3 कालखंड में बांट दूंगा। कितनों में बांट दूंगा, 3। मैं ये थोड़े मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ा ये लंबा चैप्टर है और ये आपके समझने के लिहाज से था, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल को जो है मैं वापस कितने भागों में बांटूंगा दोस्तों, 3 भागों में बांटूंगा। तो वो 3 भाग कौन कौन से आप देख के जाना। अब देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को जो है हमने सबसे पहले 2 एज में बांटेंगे। इसको कितनी एज में बांटेंगे, 2 एज में बांटेंगे। 2 एज कौन कौन सी देख के जाना। एक तो है पाषाण युग। कौन सा युग है, पाषाण युग। और एक है आपका ताम्र युग। कौन सा युग है, ताम्र युग, यानी कि स्टोन एज, कॉपर एज। ठीक है, इसको जो है हमने वापस बांटा है पाषाण युग या प्रागैतिहासिक काल को। वो हमने जो है कई सारे भागों में बांटा है, वो हम देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। अब देखते हैं, एक तो होता है आपका पुरा पाषाण काल। कौन सा काल है, पुरा पाषाण काल। ठीक है, अगला होता है मध्य पाषाण काल, है ना। और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा आपका उच्च उत्तर या नवपाषाण काल। उत्तर या नवपाषाण काल। तो हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल को जो है हमने कितने युगों में बांटा है, 2 युगों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल को हमने पाषाण युग और किसमें बांटा है, ताम्र युग में बांटा है। और पुरापाषाण काल, पाषाण युग को देखा हमने कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नवपाषाण काल। हमने इसको इस तरह से 3 भागों में बांट दिया। अब दोस्तों बात यह है कि हालांकि वापस ये पुरापाषाण काल भी 3 भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में, 3। निम्न पुरापाषाण काल, है ना। और फिर जो है इसको वापस 3 भागों में बांटा हमने कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और अगला होगा इसका वो होगा उच्च पुरापाषाण काल। कितने होगा, उच्च पुरापाषाण काल। हम देखेंगे, हम प्रागैतिहासिक पूरा टॉपिक जो है पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए समझाया जा रहा है ताकि आप इसका निर्धारण कर सके, चार्ट को समझ सके अपने दिमाग में कि किस तरह से जो हमें हिस्ट्री पढ़नी है। फिर मैं आपको जो है ये समझाने के बाद वापस आपका टॉपिक शुरू होगा, अलग से एक लेक्चर होगा पूरा प्रागैतिहासिक काल पे। फिर हम आधे ऐतिहासिक में आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, है ना। चलो हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने 2 युग बताए, पाषाण युग और ताम्र युग। पाषाण युग को मैंने 3 भागों में बांट दिया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नवपाषाण काल। और मैंने आपको बताया है, केवल अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी मैं आपको जानकारी बता दूं कि पुरापाषाण काल भी कितने भागों में है, 3 भागों में है। और वो 3 भाग कौन कौन से है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे मैं आपसे बात करूंगा इसके कालक्रम की। तो कालक्रम का निर्धारण जो होता है दोस्तों, उसका थोड़ा सा आपको एक गणित समझनी है कि किस तरह से कालक्रम का निर्धारण किया जाता है। देखिए दोस्तों, कालक्रम के निर्धारण की मैं यदि आपसे बात करूं तो आपको समझना है, अभी आपका वर्ष चल रहा है, वो चल रहा है सपोज कीजिए 2020। ठीक है, हिस्ट्री का जितना भी कालक्रम है वो ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जन्म से। तो हमें ये जानना है कि किस तरह से ईसा मसीह के जन्म को ध्यान में रख के हिस्ट्री के कालक्रम का निर्धारण किया गया है। वो आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आप बेहद ही अच्छे ढंग से जो है हिस्ट्री को समझ पाएंगे। यदि मैं यहाँ कालक्रम का निर्धारण नहीं करूंगा तो आपको नहीं पता है कि कौन से काल की घटनाएं कब क्या हुई थी, है ना। तो हम जो है अतीत की सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो क्या है, अतीत है, इससे ध्यान रखना। तो ये 2020 की बात कर रहा हूं,
मैं ना तो ये आने वाले आज की बात कर, सॉरी आज प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, ना मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूं। मुझे तो क्या पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं अतीत की बात करूंगा ना। तो मैं 2020 में पीछे जाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, और मैं चला पीछे, तो मुझे पता है कभी आज 2020 है तो कभी 1000 भी तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा, है ना। चलो कभी 1000 था तो कभी 500 भी तो रहा होगा, है ना। और कभी जो है क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, और कभी क्या रहा होगा, 0। क्या रहा होगा, 0। ये 0 जो है यही आपका जो है क्या है, ईसा मसीह का जन्म है। ईसा मसीह का क्या है, जन्म होता है। क्या होता है, चलो अब इस दिन को हम कहते हैं एडी। क्या कहते हैं, एडी। एडी का मिल है एनो डोमिनो, ग्रीक भाषा का शब्द है एनो डोमिनो। मतलब एनो डोमिनो से क्या मीन निकलेगा, मतलब वो वर्ष जिस वर्ष किसका जन्म हुआ है, आपके ईसा मसीह का। इसलिए हम इसके ईसा मसीह के बाद वाले जितने भी साल होंगे ऐसे चलते जाएंगे, तो क्रमशः जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे और उसको हम क्या कहेंगे, एडी कहेंगे। तो वर्तमान में कौन सा एडी है, 2020 है। क्लियर है, चलो। तो ऐसा तो है नहीं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ तभी से दुनिया थी या दुनिया का अस्तित्व था, उससे पहले दुनिया थी नहीं, ऐसा तो है नहीं, है ना। मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले भी दुनिया थी, पहले भी लोग बसते थे, पहले भी सभ्यताएं थी, पहले भी संस्कृतियां थी, है ना। तो उससे पहले क्या होगा फिर, तो हम देखते हैं ईसा मसीह के बाद जो है जो भी होगा वो जो है आपका होगा क्रॉस में चलेगा। कैसे चलेगा, क्रॉस में। जैसे कभी 500 साल होंगे, फिर क्या होंगे, कभी जो है 1000 होगा, फिर क्या होगा, फिर जो है 2000 होगा, फिर क्या होगा, फिर 4000 होगा, है ना। ये सारे ईसा मसीह के जन्म से पहले भी जो है दुनिया थी, हिस्ट्री थी, इतिहास था, सभ्यताएं थी, संस्कृति थी, लोग थे, सब कुछ था। दुनिया ऐसे की ऐसी चल रही थी जब ईसा का जन्म हुआ, उससे पहले भी, ठीक है ना। तो उन घटनाओं को हम क्रमबद्ध कैसे करेंगे यहाँ पे, तो हमने इसको क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया, इनको कह दिया हमने बीसी। क्या कह दिया, बीसी, बिफोर जो है क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, है ना। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो वो होगा डिक्रीज होगा, घटते क्रम में होगा। कैसे होगा, घटते क्रम में। अब सपोज कीजिए भगवान बुद्ध का जन्म, है ना। भगवान बुद्ध का जन्म आपको पता है कि 563 ईसा पूर्व हुआ। तो मेरा यहां आपको बताने का मतलब ये है कि ईसा के जन्म से 563 ईसा पूर्व जो है, या 563 वर्ष पूर्व जो है, कौन पैदा हुए थे, भगवान बुद्ध। मेरा बताने का मतलब सिंपल सा क्या है आपको यहाँ पे, ये कोई डेट नहीं है, ये बस साल में बता रहा हूं आपको कि ईसा का जो जन्म हुआ था उससे 563 वर्ष पूर्व जो है कौन पैदा हुए थे, भगवान बुद्ध या गौतम। और उनकी डेथ कब हुई थी, तो आपको पता है कि 483 बीसी है। तो यहां मेरा क्या मतलब है कि ईसा के जन्म से 483 वर्ष पूर्व कौन, किसकी मृत्यु हो गई थी, किसको निर्वाण मिल गया था, भगवान बुद्ध को। क्लियर है। तो भगवान बुद्ध कितने साल जिंदा रहे, 80 वर्ष। कितने वर्ष, 80। को घटनाक्रम है ना, ये घटता क्रम है। ये 463 पे आता था, पूरे 100 साल होते, लेकिन ये तो 20 कम है 63 से, है ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि ये तो घटता क्रम है, इसलिए 80 वर्ष क्या रहे, जिंदा। तो ये कालक्रम का ये फंडा आपको ध्यान में रखना है। ईसा के जन्म से जो है बाद की घटनाएं सारी एडी में होगी, ईसा के जन्म से पहले घटनाएं सारी किसमें होगी, बीसी में होगी। अब कई बार जो है ये एक प्रकार का धार्मिक रंग दिया हुआ लगता है आपको, साल का है कि नहीं, एडी ईसा के जन्म के दिन वाला दिन। तो इसको कई लोग जो है सीई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीई, कॉमन एरा। क्या लिखते हैं, कॉमन एरा। ईसा का जन्म और उसके बाद वाला एरा कॉमन एरा, और उससे पहले वाला एरा जो है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा। इसको क्या लिखते हैं, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। और ये क्या है आपका, कॉमन एरा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो हम जब देखेंगे इसके बारे में, तो इतिहास में जो है इन सारे घटनाक्रम का कालखंड जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो है इतिहास में थोड़ा सा कालक्रम का जो है क्या बताएं, झोल है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए,
जब मैं आपके सामने बात करूं किसकी, पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल जो चलता है आपका, पुरापाषाण काल वो जो है एक अननोन पीरियड होता है। और कुछ बुक्स बताएगी आपको कि 5 लाख वर्ष से लेके और 10,000 वर्ष तक होता है। कब तक होता है? 5 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक जो है कौन सा काल होगा आपका? वो आपका होगा, वो काल होगा, वो होगा आपका पुरापाषाण काल। कौन सा होगा? पुरापाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल की बात करें तो आपको पता होगा कि मध्य पाषाण काल जो है वो 8,000 वर्ष पूर्व से लेके और होगा, वो होगा आपका जो है कहां तक? 10 से लेके 8 तक, 10,000 बीसी पूर्व से लेके 8,000 तक जो काल होगा वो कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल। कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल। अब मैं बात करूं आपके सामने उत्तर या नव पाषाण काल की, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि उत्तर या नव पाषाण काल जो है वो 8,000 ईसा पूर्व से लेके और 6,000 ईसा पूर्व तक होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कुछ इतिहासकार जो है यहाँ पे थोड़ा सा, ये मैंने 10 बताया, यहाँ पे 8 बता देंगे। अननोन पीरियड से लेके 8,000 वर्ष, फिर ये 8 से 6,000 वर्ष, और ये 6,000 से जो है 600 ईसा पूर्व तक बताते हैं। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखना। अब दोस्तों होता क्या है कहानी में झोल, कि ये 6,000 ईसा पूर्व तक चलता है। इस पुरापाषाण काल में मानव होता है, वो आदिम होता है, शिकार या आखिर पे जीवन निर्वाह करता है और बिल्कुल बर्बर और असभ्य होता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आएगा मध्य पाषाण काल में, तो मानव थोड़ा जो है स्थायित्व हो जाता है और वो पशुपालन करना सीखता है। क्या सीखता है? पशुपालन। फिर यहां से निकल के मानव यहां आएगा तो पशुपालन के साथ साथ मानव क्या करेगा? कृषि करेगा। क्या करेगा? कृषि करेगा। जब कृषि करेगा तो स्थायी आवास वगैरह बना के रहने लगेगा वो, है ना। तो इस टाइप से कृषि करेगा और यहां से निकल के मानव सीधा कौन से काल में आएगा? आधे ऐतिहासिक काल में आएगा। तो इसमें आएगा आधे ऐतिहासिक काल में। जब आधे ऐतिहासिक काल में मानव आएगा तो मानव जो है क्या करेगा? आधे ऐतिहासिक काल में मानव ने जो है लिपि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वो लिखना जान गया था, वो जो है आपके जो है सभ्य हो गया था और बड़ी बड़ी सभ्यताओं का क्या करेगा? निर्माण करेगा। लेकिन उस लिपि को जो है हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है हम उस लिपि के बारे में जो है ज्यादा ज्ञान नहीं रखते। तो हमें जो सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है किसमें? वहां के प्राप्त सामग्री में। तो आधे ऐतिहासिक काल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेखन शैली से परिचित है, लेकिन जो है मानव जो है उस लिपि को हम वर्तमान तक पढ़ नहीं पाए। इस काल में मानव ने जो है, आपको पता होगा कि जो है मानव ने जो है लोहे तांबे का आविष्कार कर चुका था और ताम्र युग चलता है 3000 बीसी से 2000 बीसी, करीब करीब 1000 साल तक। कितना चलता है? 1000। तो जो है तांबे के साथ साथ मानव ने कांसा बनाना सीख लिया, इसलिए हम इस युग को जो है क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कैसी सभ्यताएं कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यताएं। कैसी सभ्यता है या कैसा काल है? कांस्य युगीन एरा या काल है, क्योंकि तांबा और टीन को मिला के जो है ये कांसा बनाना जान रहे थे। इसका कालक्रम का निर्धारण करते हैं हम यदि तो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक माना जाता है। कुछ इतिहासकार जो है इसे आगे भी बताते हैं, तो ध्यान रखना 2500 बीसी से 1750 बीसी का काल है वो कौन सा काल है? आधे ऐतिहासिक। और इस काल में हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसको रखते हैं भैया सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों होता क्या है कि इस सभ्यता का जो है या कांस्य युगीन, इस सभ्यता का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। हम जब इसमें चलेंगे सिंधु घाटी तब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि इसका जब अंत हो जाता है तो 1750 से लेके 1500 तक यानी 250 साल तक भारत के, जब विशेष तौर पे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास की हमें जानकारी नहीं मिलती। इन 250 सालों में क्या हुआ यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन 1500 ईसा पूर्व, ठीक 1500 ईसा पूर्व, कब भैया? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक एक काल चलता है जिसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। क्या कहते हैं?
वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को भी आप किसमें रखेंगे? आप रखेंगे आधे ऐतिहासिक काल। किसमें रखेंगे? आधे ऐतिहासिक काल। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है इनके कालक्रम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कालक्रम के बारे में। अब बात करते हैं आपसे आगे जो है वो करते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वैदिक काल कब से कब है? 1500 BC 600 BC तक है ना। तो ऐतिहासिक काल जो आपका होगा वो होगा आपका 600 BC से लेके और 712 AD तक। कब से कब तक है भैया? 600 BC से लेके 712 AD तक। अब आपको समझ में आया झोल कि 600 BC मतलब ईसा के जन्म से पहले, और फिर हमने यहां 0 पे आए होंगे, और फिर 712 ईस्वी बाद, ईसा के जन्म के बाद, ईस्वी सन की बात कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ लोचा है वो कितने सालों का है? 1312 वर्ष का लोचा है। 1312 वर्ष का इतिहास जो देखेंगे वो सारा का सारा इतिहास कैसा होगा? ऐतिहासिक होगा, जिसका हमारे पास क्या है? लिखित में साक्ष्य हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, उस लिपि से हम परिचित हैं, है ना। उस संस्कृति या उस सभ्यता के हम भी क्या है? हम जी सभ्यता या संस्कृति के अभिन्न हिस्सा है, वो उतने साल पुराने से वर्तमान तक चली आ रही है। अब दोस्तों एक चीज और है, हमारे इतिहासकारों ने कहा कि 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईसा पूर्व तक का काल है, ये हिंदुस्तान में जो है हिंदू रूल इन इंडिया, हिंदू रूल इन इंडिया, मतलब कि भारत में हिंदू शासन कब से कब तक है? 612 से 712 AD। अब दोस्तों देखना, 712 से 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक का काल हम हिंदू शासन के रूप में पढ़ेंगे। भारत में विभिन्न हिंदू शासकों ने राजा शासन किया, जिसमें से बहुत प्रसिद्ध होते हैं मगध के कुछ शासक, कुछ जो है आपने देखा होगा कि जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, या मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, है ना, और हर्यक वंश, वो सारा हम देखेंगे। तो ये सारे इतने बड़े वंश या राजवंश कहां से आए? तो दोस्तों हमने देखा कि 1500 BC या 600 BC वैदिक सभ्यता जो है, इस समय के काल में जो है भारत में किसका आविष्कार हो गया था? लोहे का। किसका हो गया था? लोहे का। लोहे का आविष्कार होने से बड़े बड़े हथियार बनने लगे, बड़े बड़े जो है खेतों में लोहे के हल बनने लगे, बड़े बड़े जंगलों को साफ किया जाने लगा, जिससे पैदावार बढ़ी, लोगों में या राजाओं में संपन्नता बढ़ी। संपन्नता बढ़ने की वजह से जो है इन लोगों ने क्या किया? आस पड़ोस के क्षेत्रों को बड़ा जीतना शुरू किया, यानी कि अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीतियां को पलवित पोषित किया, और बड़े बड़े भूभागों पे अधिकार किया, और बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा भारत जो है एक हो गया था। और आगे जो है आप देखते हैं समुद्रगुप्त है, और आपके आगे देखते हैं कि गुप्त काल में जो है आपने चंद्रगुप्त सेकंड वगैरह जो है, कई सारे जिन्होंने विदेशों को भी मार के भगाया। तो वो हम सारा देखेंगे उसके बारे में। तो वो सारा कुछ घटनाक्रम होता है। तो इसलिए जो है यहाँ ये 600 से 712 तक हिंदू शासन रहता है, और इस ऐतिहासिक काल को हम जो है लौह युगीन सभ्यता का नाम भी देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये ऐतिहासिक काल को हम लौह युगीन कहेंगे, और आधे ऐतिहासिक हम क्या कहेंगे? हास्य युगीन। ठीक है, चलो। अब क्या होता है कि 712 तक जो है भारत में जो है हिंदू शासकों का शासन होता है, लेकिन 712 में भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन तुगलक आता है। कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने जो है सिंध वाले क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। दोस्तों भारत हमेशा से जो है प्राकृतिक रूप से एक प्रकार का सुरक्षित क्षेत्र था। चारों ओर समुद्र है, उसके अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, फिर हिमालय है। भारत में इन्वेस्ट करना, भारत में आक्रमण करना कभी भी सुगम नहीं रहा। लेकिन कुछ क्षेत्र जो ऐसे थे, कुछ दर्रे थे, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह, सिंध वाला कुछ बेल्ट जो है, सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र, यहाँ पे हमेशा से भारत पे आक्रमण होते रहे। भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है आपके जो है डेरियस ने किया था, जो ईरान या पर्सिया या फारस के शासक थे, और वो इतने सफल नहीं हुए थे। हालांकि उसके बाद पूर्ण रूप भारत में जो आक्रमण माना जाता पहला अरब आक्रमणकारी, वो मोहम्मद बिन तुगलक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है भारत पे 712 AD में आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 712 AD में। 712 AD से लेके 1707 तक का काल जो है भारतीय इतिहास में क्या कहलाता है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। करीब करीब 1000 वर्ष है। कितने वर्ष है? 1000 वर्ष।
तब जो है भारत में एक जो है अरब क्षेत्र में जो है पैगंबर मोहम्मद नाम के एक जो संत हुए थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को जो है प्रचार प्रसार किया था या पल्वित पोषित किया था। उस धर्म के जो है कई शासक जो है भारत में आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक है, महमूद गजनवी है, मोहम्मद गोरी है, फिर गोरी के जो कई सारे गुलाम हैं, वो सारा देखेंगे। तो 712 AD से 1707 का इतिहास जो है बहुत प्रसिद्ध है और यहीं से आपकी शुरू होती है कौन सी, मध्यकालीन भारत। इसमें आप क्या क्या देखेंगे, आप इसमें देखेंगे जो है वो देखेंगे आप गुलाम वंश, क्या देखेंगे, गुलाम वंश। और इसके बाद आप क्या देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे गुलामों के बाद जो है आप तुगलक वंश देखेंगे, क्या देखेंगे, तुगलक वंश। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद आप गुलाम वंश के बाद आप देखेंगे खिलजी वंश, क्या देखेंगे, खिलजी। इसके बाद क्या देखेंगे, तुगलक वंश देखेंगे, कौन सा देखेंगे, तुगलक वंश। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद जो है सैयद देखेंगे, क्या देखेंगे, सैयद। और इसके बाद क्या देखेंगे, लोधी। यानी कि जो है गुलाम वंश की नींव पड़ती है 1206 से लेके यहाँ तक जो है करीब करीब आ जाता है 1526। क्या जाता है, 1526। 1526 में लोधी वंश का अंत होता है और भारत में 1526 में वंश आता है, वो आता है मुगल वंश। कौन सा आता है, मुगल वंश। तो 1526 से लेके 1707 क्यों, भारत में एक बहुत ही क्रूर शासक हुए औरंगजेब। उनकी मृत्यु कब होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है वो होती है 1707 में। तो भारतीय इतिहास को मध्यकालीन भाग को कितने भागों में हम देख सकेंगे, वापस 2 भागों में। एक जो है गुलाम वंश या सतलत कालीन सत्ताएं जो थी, और दूसरा जो है मुगल वंश, है ना। 1206 से 1526 तक सतलत काल पूरा पढ़ेंगे और फिर जो है 1526 से 1707 तक हम क्या पढ़ेंगे, मुगल वंश पढ़ेंगे, मुगलों के बारे में देखेंगे। चलो अब आधुनिक भारत की शुरुआत कहां से होती है, तो दोस्तों देखिए आधुनिक भारत की कहानी बहुत ही रोचक है और इसमें हम 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है हमारे लिहाज से देखा जाए तो। 2 चीजें कैसे है महत्वपूर्ण देखना, 2 भाग ये है। एक हम देखेंगे कि जो है 1707 से लेके 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1707 से 1857 की क्रांति। इसमें हम 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। वो एक तो ये है कि मुगलों का पतन देखेंगे हम, इसमें क्या देखेंगे, मुगलों का पतन देखेंगे, और जो है राइज ऑफ यूरोपियन या ब्रिटिश, और यूरोपियन का जो है हम क्या देखेंगे, जो है राइज यानी उदय देखेंगे। क्या देखेंगे, यूरोपियन का उदय। कब तक, 1707 से 1857 की क्रांति होती तब तक। हमने एक बहुत क्रांति भी की रूसिया अंग्रेजों की जो है नीतियों से तंग आके, उस क्रांति तक हम 2 भागों में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इससे अगला भाग क्या होगा, तो अगला भाग होगा वो होगा 1857 से लेके और 1947 का काल। इसे हम कहते हैं जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या कहेंगे इसको हम, भारतीय, यहां लिख देते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या देखेंगे इसके बारे में हम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। वो है 1857 से लेकर 1947 का दौर। और इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको कि आजकल एक और टॉपिक पढ़ा जाता है, समकालीन भारत। तो वो समकालीन भारत जो है, मैं आपके यहां मिटा के लिख देते हैं, समकालीन भारत कब से कब तक है। जो समकालीन भारत की यदि मैं आपसे बात करूं तो समकालीन भारत जो है, समकालीन या कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत, ये भारत होगा आपका 1947 से लेके 1964 तक। 64 क्यों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ, हमारे प्यारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब 1964 में मृत्यु होगी, तब तक का इतिहास जो है वो क्या कहलाएगा, समकालीन भारत कहलाएगा। उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो ये भारत को, इतिहास को जानने की 4 तरह के जो है डिवाइडेशन किए गए, 4 प्रकार से डिवाइड किया गया। मैंने आपको बताया, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फिर मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल बताया, आधे ऐतिहासिक काल बताया और ऐतिहासिक काल बताया। फिर मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल के जो है 2 युग बताए, पाषाण युग और ताम्र युग। फिर मैंने पाषाण युग के 3 हिस्से बताए आपको, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल। मैंने बताया कि प्रापाषाण काल 5 लाख या अननोन ईयर से शुरू होता है, 10,000 वर्ष तक चलता है।
ईसा पूर्व तक चलता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। कहीं जगह ये जो है अननोन वर्ष से 8,000 ईसा होगा, तो यहाँ 8 से 6 होगा, यहाँ 6 से 2500 या 3,000 तक होगा, है ना। तो यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि कितने साल है, आपको ये ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखना। तो फिर मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल बताया। फिर मैंने आपको बताया कि मैं प्रागैतिहासिक काल आपको अलग से पूरा टॉपिक लूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा पुरापाषाण काल भी कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ मानव जो आदिम था, बर्बर था, असभ्य था, यहाँ मानव ने पशुपालन करना सीखा, यहाँ मानव ने जो है आगे क्या कर लिया, पशुपालन कृषि दोनों की। यहाँ से मानव आगे बढ़ के किसमें घुस जाएगा, लिपि का ज्ञाता हो जाएगा। और आधे ऐतिहासिक में, आधे ऐतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं, कांस्य युगीन या कांस्य युग भी कहते हैं, क्योंकि मानव ने कांसा बनाना सीखा। और इसमें हम किसको रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को रखेंगे। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है। 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक भारत का 250 साल के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, एक प्रकार का अंधकारमय युग है। और इसके बाद जो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक भारत में सभ्यता चलती है, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, है ना। वैदिक सभ्यता के समय बाद जो है उसमें लोहे का आविष्कार हो गया था, तो लोहे के आविष्कार वजह से कृषि होनी शुरू हुई, भारत में नगरीकरण की शुरुआत होती है। और यहाँ से आगे जो है भारत इसमें घुस जाएगा ऐतिहासिक काल में, यहाँ लोह युगीन में, है ना। लोह युगीन को हम मानते हैं 600 बीसी 712 एडी तक, है ना। तो 600 से 12 पूरे कितने हुए, 1312 वर्ष हुए। और इसको हम हिंदू रूलर का शासन कहते हैं, भारत में हिंदू शासकों का शासन के नाम से जानते हैं। इसके बाद 712 से 1707 तक का काल है, वो मध्यकालीन भारत है। इसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। ये 1700 जो है 1206 से जो है आपके 1526 तक का काल सतरतकालीन काल, जिसमें कई सारे वंश देखेंगे, जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। और फिर 1526 में लोधी वंश का अंत करते हैं मुगल, और भारत में मुगल आते हैं। मुगलों में बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब। 1707 में मध्यकालीन भारत खत्म हो जाता है। और 1707 के बाद जो है 1947 तक का काल आधुनिक भारत का हिस्सा है, उसमें भी हम 2 भाग देखते हैं। 1707 से 1857 तक की क्रांति होती है, तब तक वो एक भाग है जिसमें हम मुगलों का पतन देखेंगे और यूरोपियनों का उदय देखेंगे। और उसके बाद वाला काल होता है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल होता है, जो 1847 से 1947 तक चलता है, पूरा 1 साल तक, 100 साल तक समझिए। फिर जो है हमने देखा कि एक और आता है समकालीन भारत, जो 1947 से 1964 तक होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब दोस्तों रहा क्या पढ़ना आपको इसमें से, तो ये सारी चीजें तो हम देखेंगे आगे टॉपिक वाइज। अब कल या नेक्स्ट वीडियो में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। किसका पढ़ेंगे, प्राचीन। मैं आपको जब टॉपिक शुरू करूंगा तब बताऊंगा कि आप प्राचीन भारत में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं इस प्रागैतिहासिक काल को बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बढ़िया ढंग से कराऊंगा आप लोगों के सामने। आप निश्चित रहिए, ये सारे युग विस्तृत खोल के पढ़ाऊंगा, ये पूरा खोल दूंगा। पुरापाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, उत्तर या नव पाषाण काल क्या होता है, इसमें कौन कौन से घटनाक्रम हुए थे, किस प्रकार की हमें सामग्री मिली है, वो सामग्री मिली है तो किस टाइप की है, कहां कहां मिली है, ये प्रागैतिहासिक काल का इतिहास है क्या, भारत में प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत या खोज शुरू में किसने की थी, किसको हम इसका श्रेय देते हैं, वो सारी बातें जो है मैं आपके सामने करूंगा कल। और आज के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को बढ़ावा दीजिए, ताकि मैं आपको और बेहतरीन ढंग से वीडियो उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।